नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में, जो देखा जाए तो एक बहुत छोटा बैंक है। मतलब आप बैंकिंग के हिसाब से मतलब रैंक देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी बहुत छोटा है। अराउंड 7 से 8 नंबर रैंकिंग के बाद इसका नाम आएगा। तो इस तरीके से बैंक है, तो बहुत छोटा बैंक है। फिर भी इस छोटा बैंक फ्यूचर में क्या धमाका कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस बैंक आज छोटा है, क्या इस छोटा बैंक में निवेश किया जाए जो फ्यूचर में धमाका कर सकते हैं। तो चलो मैं आज कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको इस बैंक के डिटेल्स कुछ दिखाऊंगा, जो डेटा शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो चलो वीडियो को पूरा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन के बिना, आपका प्यार के बिना चैनल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और आपके प्यार के बिना मैं भी उतना ज़्यादा मतलब एक्टिव भी नहीं रहूंगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको डेली इंटरडे कॉल का मतलब डेटा भी वहाँ पे मिलेगा। और डेली इंटरडे कॉल आप वॉच करिए, एक हफ्ते के लिए वॉच करिए, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप एक काम करना। तो चलो देख लेते हैं आज के बैंकिंग स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बैंकिंग का, जो आईडीएफसी फास्ट बैंक है उसके बारे में। तो कंपनी का सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कासा रेशियो से। तो कासा रेशियो आप सभी जानते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स, इस दोनों अकाउंट से ही कंपनी को मतलब पैसा आते हैं। मतलब बैंकिंग में पैसा कहाँ से आते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आते हैं। तो करंट और सेविंग अकाउंट से कंपनी का टोटल देखा जाए तो 50% पैसा आता है। ये सबसे बड़ी बात है। जब पैसे मार्केट से हाथ में आते हैं, तो उस पैसा कितना परसेंटेज आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है बैंकिंग का फ्यूचर। क्योंकि हाथ में पैसा ही नहीं आएगा तो लोगों को पैसे बांटेंगे कैसे, मतलब बांटेंगे मतलब लोन कहाँ से देंगे। तो बैंकिंग का काम ऐसे ही है कि वो मार्केट से, करंट अकाउंट कस्टमर से, सेविंग अकाउंट कस्टमर से, एफडी से पैसा मार्केट से ले, और उस पैसे को लोन के हिसाब से दूसरों को दे, और उस पैसे से वो पैसा कमाए, मतलब इंटरेस्ट के माध्यम से पैसा कमाए। यही फंडा है बैंकिंग का। तो कासा रेशियो 50% है, मतलब बेस्ट लेवल में है जरूर कहूंगा। बहुत सारे कंपनीज को तो 34 35 इस तरीके से परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। तो एक अच्छे अच्छे खासा यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे ग्रोथ किया। तो यहाँ पे ग्रोथ क्यों हुआ, चलो मैं वो भी आपको बताता हूँ। क्योंकि आईडीएफसी बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा देना एक टाइम स्टार्ट कर दिया था। तो इंटरेस्ट ज्यादा देने से जितने सारे सेविंग अकाउंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करना स्टार्ट कर दिया। एफडी का भी जितने सारे अकाउंट्स है वो भी लोग निवेश करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आप सभी जानते हैं, सेविंग अकाउंट लोग तभी निवेश करते हैं बैंक में जब उस बैंक में इंटरेस्ट उसको ज्यादा मिले। तो इंडिया में देखिए लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो इसलिए स्टॉक मार्केट में वो निवेश नहीं करते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा एफडी कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो सेविंग अकाउंट में वो मतलब पैसा रखते हैं। उसको पैसा कम भी मिले, कुछ भी मिले, फिर भी वो सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं। तो ये एक फ़ायदा बैंकिंग उठाते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है बैंकिंग का, सबसे जो मुझे इंटरेस्ट पॉइंट लगता है वो है कंपनी का रेशियोज़। तो कंपनी का रेशियो से ही पता चलेगा कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाला है, किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है। तो मुझे इसका जो ग्रोथ रेशियोज़ है, मुझे कुछ थोड़ा सा पॉजिटिविटी लग रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं जो रेशियो आपको दिखाऊंगा वो है एनपीए, नेट एनपीए। तो एनपीए क्या होते हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए कंपनी का दो तरीके से चीज होता है, एक है एसेट और दूसरा है लाइबिलिटीज। तो कंपनी के एसेट और लाइबिलिटीज क्या होते हैं, देखिए लाइबिलिटीज होते हैं बैंक ने जितने सारे लोन लिए, मतलब मान के चलिए सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से, एफडी से जो लोन लिए, तो वो लोन क्या है, बैंक के लिए लाइबिलिटी है। क्योंकि उसका मतलब परसेंटेज, मतलब जो इंटरेस्ट है उसको देना पड़ेगा। तो जो चीज देना पड़ेगा बैंकिंग को, तो वो बिजनेस के हिसाब से लाइबिलिटीज होते हैं। तो जो पैसा देना पड़ेगा वो लाइबिलिटीज होते हैं, और जो पैसा बैंकिंग को आएगा वो एसेट है। आप कहेंगे एसेट कौन सा चीज है, सर देखिए, एसेट है जितने सारे लोन बांटते हैं, जितने सारे लोन बांटा जाता है, कॉर्पोरेट लोन हो, पर्सनल लोन हो, और साथ ही साथ आप होम लोन्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो लोन्स बांटे जाते हैं ना, तो वो बैंकिंग के लिए एक तरीके से आप बैंकिंग के लिए एक एसेट बोल सकते हैं। तो इस एसेट से कंपनी का फायदा होता है। तो यहाँ पे देखना है कंपनी जो लोन बांटे हैं
तो उस लोन में कितना परसेंटेज लोन मार्केट से उठा नहीं पाते। आप सभी जानते हैं बहुत सारे लोन डिफॉल्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोन लोग तो लोन तो ले लेते हैं मगर उसको पेमेंट कर नहीं पाते। साथ ही साथ बहुत सारे कॉर्पोरेट लोन तो लेते हैं और पैसा ना देकर देश से भाग जाते हैं। तो ये बात भी आपको सोचना चाहिए। तो कंपनी का जो एनपीए है यहाँ पे देखा जाए तो 1.53% है इस साल में, मतलब इस ईयर में, फर्स्ट ईयर मतलब इस साल में कंपनी का 1.53% है। मेरे हिसाब से ज़्यादा ही है, क्योंकि आप एच डी एफ सी, कोटक महिंद्रा बैंक, साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक, इस तरीके से बैंक देखेंगे, एक्सिस बैंक भी आप देखेंगे तो करीबन करीबन 0.6070% के आसपास है। तो उसका एनपीए बहुत कम है, वो एनपीए को कंट्रोल करता है। तो आईडीएफसी बैंक बहुत छोटा है, फिर भी इस तरीके से एनपीओ को कंट्रोल किया, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप पीएससी बैंक देखेंगे, मतलब कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक देखेंगे तो इसका एनपीओ बहुत ज्यादा दिखेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक किसी को भी लोन देते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट को लोन दे देते हैं, और वहीं से वो फंस जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट जो लोन लेते हैं ना, वो पैसा वो ज्यादा से ज्यादा पे नहीं कर पाते। अगर आप कोई किसी को प्राइवेट लोन देंगे, किसी को मतलब कोई होम लोन देंगे, तो वो पैसा उसको मिलता ही मिलता रहता है। तो एनपीए जो नेट एनपीए है इसका, वो ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, और इसका ईयर ऑफ ईयर बेसिस 3 साल में देखेंगे तो 1.44 और 5 साल में 1.46, मतलब एक कंट्रोल में रखे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और एनआईएम के बारे में बात करूँ तो एनआईएम भी यहाँ पे कंपनी का धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। और यहाँ पे जो सबसे चीज मुझे अच्छा लगा वो है पैग रेशियो। पैग रेशियो ऑब्वियसली मतलब एक से नीचे है तो ऑब्वियसली अच्छी बात माना जाता है। तो कंपनी की तो 0.20 है, मतलब पैग रेशियो भी कंपनी अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है। मगर एक पॉइंट कंपनी का बहुत मुझे वीक लगा और बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव लगा, वो है कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने जो मार्केट से लोन उठाया है और उसके हिसाब से जो लोन बांट रहा है, तो हाथ में जो कॉस्ट का जो लाइबिलिटीज है, कंपनी का जो लाइबिलिटीज है, मतलब कंपनी को जो पैसा देना पड़ेगा, तो वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 6.39% पैसा देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब मेरे हिसाब से 4% के नीचे होना चाहिए, 4% के नीचे होना चाहिए। 4 साढ़े 4% का नीचे होंगे तो कंपनी को बेस्ट माना जाता है। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो ये एक पॉइंट्स में जरूर कहूँगा नेगेटिव इशू आप बोल सकते हैं। तो सीआर परसेंट जो है वो 13.77% है। तो सीआर परसेंट क्या होते हैं? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होते हैं? आरबीआई के गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से तो हर कोई बैंक के पास करीबन करीबन 9% से भी ज़्यादा सीआर परसेंटेज होना चाहिए। तो यहाँ पे 13.77% है। मैं जरूर कहूँगा यहाँ पे भी थोड़ा सा वीकनेस है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हाथ में रहना चाहिए था। 9% तो बैंक ने बताया, तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग देखेंगे तो 20%, 22% से भी ज़्यादा कैश मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, मतलब इस बैंक के पास करीबन 13.77% है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स मुझे वीक लगा, कुछ पॉइंट पॉजिटिव लगा, क्योंकि बैंक बहुत छोटा है। बैंकिंग के बारे में बात करें तो कंपनी करीबन 28,600 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका डेप्थ भी देखेंगे तो 7.52% का जिसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो कंपनी ने बीच में दो दो बार करके लॉस किया, 2019 में, 2020 में। उसके बाद कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रहा है। तो कुछ अप्स एंड डाउन लेके कंपनी चल रहा है। तो रिक्सी कंपनी जरूर है, क्योंकि अभी तक कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, मगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट को देखेंगे तो आपको पॉजिटिविटी जरूर लगेगा। 5 साल में कंपनी लॉस कर रहे थे, अभी कंपनी पॉजिटिव में आया है। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी का बैलेंस शीट का रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है। बीच में कंपनी का रिजर्व थोड़ा सा डाउन हो गया था, अभी कंपनी का कर्जा भी धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है। ये भी आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और साथ ही साथ आप कैश फ्लो के बारे में बात करो तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव में है। तो लास्ट बार कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव में तो है, मगर उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे 2600 दिखा रहा है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कितना था, जो प्रॉफिट मार्जिन था, चलो मैं आपको साल भर के, हाँ चलो यहाँ पे देखिए नेगेटिव में था, और कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से कंपनी का हाथ में कैश भी प्रॉफिटेबल में आया, तो अच्छी बात है। और कंपनी का देखिए टोटली जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर भी इसके ऊपर भरोसा जरूर रखे हुए हैं। जैसे एफ आई एस 10%, डी एस 10%, पब्लिक 38%, गवर्नमेंट 4% और प्रोमोटर 36%। ओवरऑल बात करूँ हर किसी के पास हिस्सेदारी है। तो मैं जरूर कहूंगा, आप अगर रिक्सी प्लेयर है, तो आप अगर रिक्सी प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर एंटर होना, नहीं तो आप इस कंपनी से एंटर मत होना, क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अभी टोटली डाउन ट्रेंड में है। तो इस मौके को फायदे के हिसाब से उठा सकते हैं। आप छोटा मोटा निवेश कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा निवेश करेंगे। छोटा कंपनी है, इसका मतलब आपको रिस्क भी छोटा लेना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रखना हो तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे इस डिटेल आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से डिटेल्स को और भी जानने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आपका प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।